हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे वाईटीएम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये किसके साथ रिलेटेड होता है। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है बॉन्ड्स का मीनिंग समझते हैं कि बॉन्ड्स बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं, क्योंकि जो वाईटीएम है ना वो हमारा रिलेटेड होता है किसके साथ, बॉन्ड के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें वाईटीएम को अच्छे से समझना है तो हमें यहाँ पर बॉन्ड्स के मीनिंग को अच्छे से यहाँ पर जो है समझना होगा। अब ये बॉन्ड्स बेसिकली यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर देखो जो हमारे बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए जो है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और जो बिजनेस होते हैं वो दो तरीके से जो है फाइनेंस को अरेंज कर सकती है। पहला है कि वो ऑनर से पैसा मंगवा ले, यानी कि जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया उससे पैसा मंगवा ले, या फिर वो ऑनर के अलावा किसी आउटसाइडर से यहाँ पर पैसा मंगवा ले, यानी कि लोन वगैरह यहाँ पर ले ले। जब भी बिजनेस को ऑनर से पैसा मंगवाना होता है तो वो अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं, जैसे कि हमारे इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, ठीक है। और जब भी कंपनी को किसी आउटसाइडर से पैसा यहाँ पर जो है मंगवाना होता है, बोरो करना होता है, तो वो यहाँ पर या तो लोन ले लेती है, या फिर वो डिबेंचर इशू कर देती है, या फिर वो जो है यहाँ पर बॉन्ड्स इशू कर देती है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है किसके साथ, बॉन्ड के साथ। तो आप देख सकते हो बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से जो कंपनीज होती हैं वो यहाँ पर डेट कैपिटल जो है रेज करती है, फंड्स यहाँ पर जो है मंगवाती है, बोरो करती है। अब ये कंपनी ऐसा करती कैसे है, तो यहाँ पे देखो जब भी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो यहाँ पर आउटसाइडर से फंड्स को बोरो करना चाहती है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो बॉन्ड्स होते हैं उसको मार्केट में इशू करते हैं ताकि इन्वेस्टर उसको परचेज करे और इन्वेस्टर से पैसा जो है यहाँ पर कंपनी के पास आ जाए। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखो XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसको यहाँ पर जो है 100 लाख रुपीज की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है, तो इसने मार्केट में जो है 100 लाख रुपीज के यहाँ पर जो है बॉन्ड्स इशू कर दी, ठीक है। यहां पर मार्केट में हमारे इन्वेस्टर थे, उन्होंने जो है इन बॉन्ड्स को परचेज कर लिया। अब जैसे ही इन्होंने परचेज किया तो इन्होंने यहां पर पैसा पे किया 100 लाख रुपीज, और ये किसे पे किया, XYZ लिमिटेड कंपनी को। तो यहां पर देखो इस बॉन्ड के थ्रू XYZ लिमिटेड कंपनी ने इन इन्वेस्टर से जो है 100 लाख रुपीज यहां पर जो है बोरो कर लिए, एक तरह का इन्होंने जो है लोन ले लिया। अब देखो जो भी यहाँ पर XYZ लिमिटेड ये कंपनी ये जो भी पैसा बोरो करती है उसके ऊपर इसको एक फिक्स इंटरेस्ट यहाँ पर जो है पे करना पड़ता है। यानी कि अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हो, तो हर साल आपको यहाँ पर एक फिक्स इंटरेस्ट जो है यहाँ पर आपको मिलता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर 10%। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही इशू किए जाते हैं। जैसे हम लोग लोन एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए लेते हैं ना, जैसे 5 साल 10 साल, ठीक है, तो बॉन्ड्स भी यहाँ पर जो है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। मान के चलो ये जो बॉन्ड्स है वो 5 सालों के लिए इशू किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपनी है उसने यहाँ पर इन्वेस्टर से 100 लाख रुपीज 5 सालों के लिए बोरो किया, और जैसे ये 5 साल पूरे हो जाते हैं तो इस कंपनी को जो भी पैसा इसने 100 लाख रुपीस लिया था वो यहाँ पर इन्वेस्टर को वापस कर दी गई और इन्वेस्टर से ये बॉन्ड जो है वो ले लेगी, ठीक है। अब बेसिकली बॉन्ड्स होते क्या है, तो एक सर्टिफिकेट होता है। बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर एक सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स यहाँ पर जो है कंपनी लिख कर यहाँ पर इन्वेस्टर को जो है दे देती है। जैसे एग्जाम्पल के यहाँ पर देखो ये बॉन्ड क्या था, प्राइस कितना था, 100 लाख रुपीस के, ठीक है। कंपनी ने 100 लाख रुपीस के बॉन्ड इशू किए, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, उसके बाद इसको 5 सालों के लिए लिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख कर एक सर्टिफिकेट बना के जो कंपनीज है वो यहाँ पर इन्वेस्टर को दे देती है, ताकि इन्वेस्टर के पास एक प्रूफ रहे कि उन्होंने कंपनी को जो है इतने फंड्स जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बॉन्ड्स बेसिकली है क्या, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बॉन्ड्स क्या है, एक सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू जो कंपनीज है यहाँ पर वो फंड रेज करती है और इन्वेस्टर जो है वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है कर पाते हैं, और इसके ऊपर हमें एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, और ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इशू जो है किया जाता है। तो यहां पर आपको बॉन्ड्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डेट कैपिटल, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर डेट कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है। पहला देखो क्या है, स्टॉक्स, दूसरा क्या है बॉन्ड्स, तीसरा क्या है इक्विटी, चौथा क्या है यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग्स। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, बॉन्ड्स इज अ करेक्ट आंसर। तो जो भी यहाँ पर कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कंपनी ने इतना डेट जो है वो लिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बॉन्ड, इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग द बॉन्ड। पहला देखो क्या है, बॉन्ड्स आर प्राइमरली यूज्ड टू रेज कैपिटल और फंड्स फॉर बिजनेस, यानी कि बॉन्ड्स का यूज किया जाता है प्राइमरली यहाँ पर कैपिटल को रेज करने के लिए, फंड्स को रेज करने के लिए, ताकि उससे बिजनेस ऑपरेशंस को किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड रिप्रेजेंट ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी, यानी कि अगर आप यहाँ पर बॉन्ड्स को परचेज कर लेते हो तो आप उस कंपनी के ऑनर बन जाते हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो कंपनी जो बॉन्ड्स इशू करती है उससे वो फंड्स को बोरो करती है। तो अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप उस कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हो, एक तरह का लेंडर बन जाते हो, पर आप ऑनर नहीं होते, आप उसके प्रॉफिट में पार्टिसिपेट जो है नहीं करते, आपको एक फिक्स इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड्स आर इशूड विद अ फिक्स इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योरिटी डेट। जो बॉन्ड्स है वो हमेशा एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ जो है इशू किए जाएंगे और एक फिक्स मैच्योरिटी डेट के साथ यहाँ पर जो है इशू किए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड्स इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी डेट, यानी कि जैसे ही मैच्योरिटी डेट आती है, मतलब कि जितने टाइम पीरियड के लिए इशू की गई थी बॉन्ड्स, वो डेट जैसे ही आती है तो जो हमारी कंपनीज हैं उनको जितना भी उन्होंने लोन लिया होता है प्रिंसिपल अमाउंट, वो यहाँ पर रीपे करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट थर्ड फोर्थ हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्या है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म एसोसिएटेड विद द बॉन्ड। इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि हमारी बॉन्ड्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होती है, रिलेटेड नहीं होती है। पहले देखो क्या है, फेस वैल्यू, दूसरा क्या है कूपन रेट, तीसरा क्या है मैच्योरिटी और चौथा क्या है इक्विटी कैपिटल। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ये जो टर्म है वो हमारी बॉन्ड्स के साथ रिलेटेड नहीं होती है और ये तीन हमारी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है यहाँ पर होती है। पहले बात करते हैं फेस वैल्यू की कि फेस वैल्यू यहाँ पर क्या होती है। तो यहाँ पर देखो जब भी कंपनीज कोई बॉन्ड यहाँ पर मार्केट में इशू करती है तो उस बॉन्ड के ना फेस पे, ठीक है, फेस पर एक यहाँ पर वैल्यू लिखी होती है। लेट्स सपोज यहाँ पर 10 रुपये लिखा है, तो ये जो वैल्यू है ना इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। तो ये हमारी बॉन्ड की नॉमिनल वैल्यू होती है जो कि एक कंपनी यहाँ पर जो है डिसाइड करती है। नेक्स्ट वो क्या है, कूपन रेट। अब कूपन रेट क्या होता है, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड्स पे जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कूपन रेट कहते हैं। जैसे कि मान के चलो आपको बॉन्ड्स पे 10% यहाँ पर रिटर्न जो है वो मिल रही है रेगुलर बेसिस पे, ये जो 10% है यही हमारा क्या कहलाता है, कूपन रेट। तो जब भी हम यहाँ पर बॉन्ड्स की बात करें तो वहां पर जो इंटरेस्ट वर्ड मिला हो तो उसका मतलब क्या है, कूपन रेट। नेक्स्ट वो क्या है, मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी क्या है, तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हमारा जो यहाँ पर बॉन्ड्स है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो है इशू किया जाता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पर 5 सालों के लिए, ठीक है। तो जैसे ये फिक्स टाइम पीरियड जिसके लिए हमने बॉन्ड्स को इशू किया है ये पूरा हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे ही बॉन्ड्स मैच्योर होते हैं तो यहाँ पर कंपनी को जो भी पैसा है वो यहाँ पर वापस जो है करना पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। मार्केट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड हमारे यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर मीनिंग आपको समझा दूं। तो यहाँ पर मार्केट में जिस वैल्यू पे बॉन्ड को खरीदा और बेचा जाता है उस वैल्यू को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी, उसने अपने यहाँ पर जो फेस वैल्यू थी अपने बॉन्ड की वो 10 रुपये रखी थी, पर मार्केट में इसको जो इस जो हमारा बॉन्ड था इसको जो है 20 रुपए के प्राइस पे जो है खरीदा और बेचा जा रहा था, यानी कि इसकी डिमांड ज्यादा यहाँ पर थी, ठीक है, और सप्लाई कम थी। तो ये जो 20 रुपए ना इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू। क्या कहते हैं इसे, मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, जो इंटरेस्ट रेट हमें बॉन्ड पे पे किया जा रहा है वो होता है मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द प्री डिटरमाइंड नॉमिनल अमाउंट ऑफ द बॉन्ड, यानी कि पहले से जो डिटरमाइंड नॉमिनल अमाउंट है वो होता है, ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये हमारी फेस वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट दैट द इशूअर एग्रीज टू रुपे द बॉन्ड होल्डर एट द मैच्योरिटी, यानी कि वो अमाउंट होती है जो कि एक इशूअर यानी कि जिसने बॉन्ड्स को इशू किया है वो यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो जो है मैच्योरिटी के वक्त उसको पे करेगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, द प्राइस एट विच कॉमनली बोट और सोल्ड इन द मार्केट, यानी कि एक ऐसा प्राइस जिसके ऊपर मार्केट के अंदर बॉन्ड को खरीदा और बेचा जा रहा है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट डज द रिडम्पशन वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड सिग्निफाई। हमारा जो रिडम्पशन वैल्यू होती है बॉन्ड की वो बेसिकली यहाँ पर क्या होती है। तो क्वेश्चन करने से पहले मीनिंग आपको यहाँ पर समझा दूं कि रिडम्पशन वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो सिंपली देखो जो हमारे बॉन्ड्स है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है, मान के चलो यहाँ पर 5 साल, ठीक है। जैसे ये लिमिटेड टाइम पीरियड ओवर होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो बॉन्ड है वो यहाँ पर मैच्योर हो चुका है, और जैसे ही बॉन्ड मैच्योर होता है तो कंपनी को सारा पैसा जो उसने लोन लिया होता है वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को वापस करना होता है।
तो मेच्योरिटी पे कंपनी जो भी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करती है हमारे इन्वेस्टर को, वो हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है, रिडम्पशन वैल्यू। क्या कहलाती है, रिडम्पशन वैल्यू। जैसे मान के चलो कंपनी ने जो है मेच्योरिटी के वक्त यहाँ पर 100 लाख रुपीस जो है वो इन्वेस्टर को दिए, तो ये जो 100 लाख रुपीस है ना, ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिडम्पशन वैल्यू। तो यहाँ पर देखो क्या है, इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द बॉन्ड, तो ये बिल्कुल नहीं है। प्री डिटरमाइंड नॉमिनल अमाउंट ऑफ द बॉन्ड, ये भी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद द अमाउंट दैट द इशूअर कमिट्स टू रिपे द बॉन्ड होल्डर एट द मेच्योरिटी, यानी कि वो अमाउंट जो कि मेच्योरिटी के ऊपर हमारा जो बॉन्ड होल्ड जो हमारा इशूअर है वो यहाँ पर कमिट करता है कि हम यहाँ पर बॉन्ड होल्डर को पे करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन सी को यहाँ पर जो है करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन सी को यहाँ पर जो है करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड, इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर टाइप ऑफ बॉन्ड होती है। तो ऑप्शन ए देखो क्या है, फिक्स रेट बॉन्ड, ऑप्शन बी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ऑप्शन सी जीरो कूपन बॉन्ड, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ये तीन हमारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं बॉन्ड की, ठीक है। अब ये आखिरकार होती क्या है, तो पहले बात करते हैं फिक्स रेट बॉन्ड की। तो फिक्स रेट बॉन्ड एक ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसके ऊपर हमें यहाँ पर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट, एक फिक्स्ड कूपन रेट हमें यहाँ पर जो है मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो आपने जो है XYZ लिमिटेड कंपनी के 10 बॉन्ड यहाँ पे जो है खरीदे, ठीक है, और इसके ऊपर आपको जो है 10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो 5 सालों के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया और 5 सालों में हर साल आपको यहाँ पर 10% करके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि कूपन रेट यहाँ पर मिलता है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, फिक्स रेट बॉन्ड यहाँ पर कहलाता है। यानी कि इसके ऊपर जो हमें कूपन रेट मिलता है उसके ऊपर मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती है, मार्केट में जो चेंजेस आते हैं उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये एंटायर इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है फिक्स ही रहता है। नेक्स्ट हो गया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। अब फ्लोटिंग रेट बॉन्ड बिल्कुल यहाँ पर ऑपोजिट होता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कूपन रेट मिलता है, वो यहाँ पर मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो इस पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो इसके पे भी जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें यहाँ पर जो है कम मिलता है, यानी कि हमारा कूपन इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता रहता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो उससे मेरा क्या मतलब है, कूपन इंटरेस्ट। क्लियर है आपको, कूपन रेट, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, आपने यहाँ पर 10 बॉन्ड खरीदे, ठीक है, और आपने जो है यहाँ पर 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किए। तो पहले साल आपको कूपन इंटरेस्ट मिला 10% का, दूसरे साल आपको यहाँ पर मिला 15% का, और तीसरे साल आपको यहाँ पर मिला 5% का। तो ये जो हमारा बॉन्ड है ना, ये हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। क्या कहलाता है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड। अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, तो नाम से आपको क्लियर हो गया, ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर हमें जीरो कूपन मिलता है, यानी कि हमें इस पे किसी भी तरह का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर नहीं मिलता, कूपन अमाउंट यहाँ पर नहीं मिलती। अब आप सोच के देखो कि अगर यहाँ पर हमें कूपन इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट ही क्यों करें अगर हमें कोई रिटर्न ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखो जो जीरो कूपन बॉन्ड है ना, ये हमेशा जो है डिस्काउंट प्राइस पे इशू किया जाता है। क्या है, डिस्काउंट प्राइस पे, यानी कि इसकी जो फेस वैल्यू होती है, क्या होती है, फेस वैल्यू होती है, उससे हमेशा कम प्राइस पे इसे जो है इन्वेस्टर को जो है बेचा जाएगा, इशू किया जाएगा। मान के चलो जो फेस वैल्यू वो 10 रुपये है और इन्वेस्टर को जो है यहाँ पर 5 रुपये में यहाँ पर जो है इशू कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये इशू डिस्काउंट प्राइस पे किया जाता है, पर जब कंपनी यहाँ पर पैसा वापस करती है, यानी कि मेच्योरिटी के वक्त जो पैसा वापस किया जाता है वो यहाँ पर बॉन्ड की फेस वैल्यू जो है वो किया जाएगा। तो आप देखोगे कि इन्वेस्टर है उसने खरीदा 5 रुपये का, पर मेच्योरिटी के बाद उसको मिला 10 रुपये का, तो ये जो 5 रुपये इसके बीच में गैप है ना, वही जो है हमारे इन्वेस्टर की रिटर्न है। क्या है, इन्वेस्टर की रिटर्न है, जो कि यहाँ पर उसको बेनिफिट हुआ है। तो हमारी जो कैपिटल एप्रिसिएशन होती है उसी से हमें यहाँ पर जो है बेनिफिट रिसीव होता है जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज पुटेबल बॉन्ड। यहाँ पर एक और हमारे टाइप होते हैं पुटेबल बॉन्ड। तो पुटेबल बॉन्ड का यहाँ पर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग ही समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो बॉन्ड्स है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो है इशू किए जाते हैं, जैसे कि मान लो 5 साल 10 साल, ठीक है। पर पुटेबल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं उनके पास एक राइट होता है कि वो यहाँ पर मेच्योरिटी से पहले यहाँ पर अपने जो बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर जो है वापस कर दें, ठीक है, इश्यूअर को, और अपना पैसा जो है यहाँ पर वापस ले लें, ठीक है। ऐसे बॉन्ड्स को हम यहाँ पर पुटेबल बॉन्ड जो है कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी, उसने यहाँ पर बॉन्ड्स इशू किए, ठीक है, 5 सालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक बायर था जिसने इन्वेस्टर था जिसने इन बॉन्ड्स को जो है परचेज किया था।
तो यहाँ पर इन्वेस्टर के पास इस XY लिमिटेड कंपनी ने एक राइट भी दिया कि अगर बाई चांस इस 5 साल के पीरियड में आपको ऐसा लगता है कि आपको बॉन्ड जो है वो वापस करने हैं और अपना पैसा चाहिए, तो आप हमें आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही 2 साल बीते तो इन्वेस्टर ने क्या किया, यहाँ पर अपने बॉन्ड्स को कंपनी को वापस कर दिया और अपने पैसे जो है वापस ले लिए। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये हमारी क्या कहलाती है, पुटेबल बॉन्ड। क्या कहलाती है, पुटेबल बॉन्ड। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या है, तो यहाँ पे देखो, ए बॉन्ड दैट पेज अ फिक्स्ड कूपन रेट थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट। तो ये बिल्कुल नहीं है, ये हमारा फिक्स रेट बॉन्ड है। उसके बाद देखो, ए बॉन्ड विच नो मैच्योरिटी डेट, एक ऐसी बॉन्ड जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, तो ये भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हमारे परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद देखो क्या, ए बॉन्ड दैट अलाउज द इन्वेस्टर टू सेल द बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी, यानी कि इन्वेस्टर को अलाउ कर रहा है कि वो जो है मैच्योरिटी से पहले अपने बॉन्ड को सेल कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट जो है पुटेबल बॉन्ड को डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट हो गया है व्हाट इज बेयरर बॉन्ड। क्या है, व्हाट इज बेयरर बॉन्ड। तो क्वेश्चन को करने से पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब भी कोई कंपनी यहाँ पर बॉन्ड को इशू करती है, तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसमें वो बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती है उसको यहाँ पर लिख देती है। जैसे कि मान के चलो, इन्वेस्टर का नेम, कि इसको हमने बॉन्ड जो है वो इशू किए हैं, उस पर कितना इंटरेस्ट रेट मिला और कितने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर जो है इशू किया गया। तो नॉर्मली कंपनी जो है ऐसे ही करते हैं। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये बॉन्ड हमारे कहलाते हैं रजिस्टर्ड बॉन्ड। क्या कहलाते हैं यहाँ पर, रजिस्टर्ड बॉन्ड, क्योंकि इस सभी की डिटेल जो है कंपनी अपने रजिस्टर्ड के अंडर जो है मेंटेन करके रखती है। पर कई केस में क्या होता है कि जो कंपनी है ना, वो बॉन्ड बिना किसी इन्वेस्टर के नाम से ही यहाँ पे इशू कर देते हैं। जैसे मान के चलो, यहाँ पर हमने कंपनी ने इन्वेस्टर एक बॉन्ड यहाँ पर मार्केट में इशू कर दिया इन्वेस्टर को, पर इसके ऊपर कोई यहाँ पर इन्वेस्टर का नाम ही नहीं लिखा कि ये बॉन्ड किस पर्सन को इशू किया गया है, ठीक है। और ऐसे बॉन्ड की कोई डिटेल्स भी कंपनी के पास नहीं होती है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं बेयरर बॉन्ड। अब देखो ये कैसे होता है, जैसे अब ये जो बेयरर बॉन्ड जिस भी पर्सन के पास होते हैं वो इसका ऑनर बन जाता है, और जो भी पर्सन यहाँ पर इस बॉन्ड को कंपनी के पास लेके जाता है, तो कंपनी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी के वक्त और जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसको यहाँ पर जो है आसानी से कर देती है। क्लियर है, तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। आप फटाफट से इसका आंसर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या है, ए बॉन्ड दैट पेज अ फिक्स्ड कूपन रेट थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट। तो ये बिल्कुल नहीं है। ए बॉन्ड विद नो मैच्योरिटी डेट, ये भी नहीं है। उसके बाद बॉन्ड दैट कैन बी सोल्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड इशूड विदाउट अ डेजिग्नेटेड होल्डर, यानी कि एक बॉन्ड इशू किया गया है जिसमें जो हमारा होल्डर है उसका कोई नाम ही नहीं है, एक डेजिग्नेटेड होल्डर है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, बॉन्ड वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द डैश, यानी कि जो बॉन्ड वैल्यूएशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम यहाँ पर बॉन्ड का क्या डिटरमाइन यहाँ पर करते हैं। पहला देखो क्या है, फेयर प्राइस ऑफ अ बॉन्ड। दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ बॉन्ड। ऑप्शन सी, क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ बॉन्ड, या फिर ऑप्शन डी, फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। तो आंसर देखो यहाँ पर फेयर प्राइस ऑफ अ बॉन्ड। अब ये फेयर प्राइस क्या होता है, तो सिंपली देखो, जो हमारी बॉन्ड की, जो यहाँ पर बॉन्ड की हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है, उसका जो एक्चुअल वर्थ होता है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फेयर प्राइस ऑफ अ बॉन्ड। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये पता लगाना जरूरी होता है कि जिस बॉन्ड में हम लोग इन्वेस्ट करें उस बॉन्ड की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, उससे हमें कितनी रिटर्न जो है यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब आप सोचोगे कि बॉन्ड वैल्यूएशन करने की हमारे रिक्वायरमेंट है क्यों, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम बॉन्ड्स को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो हमेशा हम उसको मार्केट प्राइस पे जो है यहाँ पर ट्रेड करते हैं, और किसी बॉन्ड के जो मार्केट प्राइस है वो यहाँ पर डिटरमाइन होते हैं मार्केट फोर्सेस, यानी कि उस बॉन्ड की मार्केट में डिमांड और सप्लाई कितनी है उसके हिसाब से उसका जो मार्केट प्राइस है वो डिनोट होता है। यानी कि अगर यहाँ पर मार्केट में डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशंस आती हैं तो उससे जो हमारे बॉन्ड का प्राइस है वो भी यहाँ पर फ्लक्चुएट होगा, वो कभी ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर कम हो जाएगा। इस फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस हो ना, वो यहाँ पर पर्टिकुलर बॉन्ड की फेयर प्राइस को डिनोट जो है वो नहीं कर पाता, यानी कि मार्केट प्राइस हमें ये नहीं पता लग पाता कि जो बॉन्ड है उसकी एक्चुअल में यहाँ पर वर्थ कितनी है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हो सकता है कि एक बॉन्ड ए है जिसकी एक्चुअल में वर्थ कितनी है यहाँ पर 10 रुपये, ठीक है। पर क्या हुआ, मार्केट में एक अफवाह फैल गई कि ये जो बॉन्ड है ना, इसका फ्यूचर में जो है काफ़ी प्राइस जो है वो हाई होने वाले हैं, जिससे क्या हो कि जो मार्केट में हमारे पार्टिसिपेंट थे उन्होंने जो है इनकी डिमांड ज़्यादा कर दी। अब जैसे इसकी यहाँ पर डिमांड हुई और सप्लाई कम हुई तो इसके प्राइसेस जो है वो हाई हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया, यहाँ पर 15 रुपीज़ हो गया। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक्चुअल में तो वर्थ इसकी 10 रुपये है,
पर मार्केट में एक छोटी सी अफवाह फैल जाने के कारण इसका प्राइस कितना हो गया यहाँ पर 15 रुपीस हो गया। और जैसे ही अफवाह खत्म होगी तो वापस इसकी वैल्यू कितने पे आ जाएगी, यहाँ पर 10 रुपए पे आ जाएगी। तो इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो पहले उसकी एक्चुअल वर्थ को कैलकुलेट करना यहाँ पर हमारे लिए जरूरी होता है। अब बात उठती है कि बॉन्ड वैल्यूएशन हम लोग बेसिकली यहाँ पर करते कैसे। तो यहाँ पर देखो कोई भी बॉन्ड की यहाँ पर एक्चुअल में वर्थ कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड से हमें यहाँ पर कितनी वैल्यू जो है वो रिसीव होनी है, कितना पैसा हमें यहाँ पर जो है रिटर्न में मिलेगा। क्लियर है। अब जब भी हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में हमें दो तरीके के यहाँ पर पैसा जो है मिलता है, यानी कि वैल्यू जो है रिसीव होती है। पहली क्या, जो उस पर हमें रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा हमारा लास्ट में प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमारे मेच्योरिटी के वक्त हमें मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो आपने यहाँ पर 10,000 के बॉन्ड खरीदे जिसके ऊपर आपको 10% का यहाँ पर जो है इंटरेस्ट मिलता है, और ये जो बॉन्ड है हमारे यहाँ पर 3 सालों के लिए इशू किया गया है। तो फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट हमारा 1,000 पे, सेकंड ईयर फिर से 1,000 पे, और थर्ड ईयर फिर से यहाँ पर 1,000 पे, और लास्ट में थर्ड ईयर हमें यहाँ पर जो है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। यानी कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अगले 3 सालों में जो है यहाँ पर टोटल कितना पैसा मिलने वाला है, 13,000 रुपीज यहाँ पर जो है मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखो ये जो पैसा है ना वो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, और हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आज के टाइम में कर रहे हैं, ठीक है, अभी के टाइम में। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है, बॉन्ड की वैल्यू जानने, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो पैसा हमें फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज के टाइम में कितनी यहाँ पर वैल्यू है, जिससे हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है उसके आज के टाइम में यहाँ पर वैल्यू जो है वो कितनी है। तो बॉन्ड वैल्यूएशन में हम लोग करते क्या है कि बॉन्ड से जितना भी हमें पैसा मिलना होता है, जो भी वैल्यू रिसीव होनी होती है, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे प्रिंसिपल अमाउंट हो, उसके हम जो है आज के टाइम में जो है वैल्यू निकालते हैं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और उसको यहाँ पर कंपेयर करते हैं बॉन्ड के प्राइस के साथ। मान के चलो यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड का प्राइस था वो कितना था, यहाँ पर हमारा मार्केट में 10,000 रुपये था, और इसकी जब हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की तो वो निकली हमारे यहाँ पर 12,000 रुपये। तो आप यहाँ पर देखोगे कि बॉन्ड की जो एक्चुअल वर्थ है वो कितनी यहाँ पर 12,000 है, और यहाँ पर ये आपको मिल कितने का रहा है, 10,000 रुपये का। तो आप यहाँ पर फटाफट से इस बॉन्ड को खरीद लोगे क्योंकि आपको बॉन्ड यहाँ पर सस्ता मिला है। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारी 9,000 है, तो यहाँ पर 9,000 की चीज़ आपको 10,000 रुपये की मिल रही है, तो आप इसको इग्नोर करोगे, आप इसको परचेज जो है वो नहीं करोगे। क्लियर है आपको? तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक्चुअली में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक पर्टिकुलर बॉन्ड की। तो क्वेश्चन देखो क्या है, ए बॉन्ड वोज पार वैल्यू इज 10,000। एक बॉन्ड है जिसकी पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पर 10,000 रुपये है, और bears a coupon rate of 12% and has a maturity period of 3 years. The required rate of return on the bond is 10%. What is the value of this bond? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें टिक करनी है। पहली तो इसकी फेस वैल्यू कितनी है, कूपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पर कितना मिला है 12%, और मेच्योरिटी पीरियड कितना है 3 ईयर्स, और यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है 10%। अब कई स्टूडेंट को अब कंफ्यूजन होगी, यहाँ पर 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर देखो जो कूपन रेट है वो हमें यहाँ पर मिलता है फेस वैल्यू पे, जो हमें पैसा फ्यूचर में रिसीव होने वाला है, ठीक है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। और कूपन इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, मिलता है हमें, या आपने हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना। मार्केट में आपने कितने का खरीदा वो डिपेंड नहीं करता, जितने की फेस वैल्यू होगी बॉन्ड की उसी के ऊपर आपको कूपन इंटरेस्ट मिलेगा। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, ये वो एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है, मिनिमम रिटर्न होती है, जो कि आप यहाँ पर चाहते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट पे कम से कम इतना रिटर्न तो आपको यहाँ पर मिले। तो इनकी हेल्प से ही हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर पाते हैं हमारी बॉन्ड की वैल्यू। क्लियर है? अब देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला हमारा यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसके थ्रू हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बॉन्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर देखो क्या है, C इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाई आई प्लस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो C से लेकर यहाँ तक प्लस तक है, ये हमारा डिनोट कर रहा है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जितनी भी हमें इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी ना उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे अलग से। उसके बाद जो हमारी मेच्योरिटी पे हमें वैल्यू मिलनी है उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अलग से, और दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी, बॉन्ड की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो टर्म्स है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला देखो यहाँ पर क्या है, सी डिनोट करता है कैश फ्लो को, यानी कि जो भी पैसा हमें यहाँ पर जो है मिल रहा है, यानी कि कूपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पर जो है जो मिल रहा है। क्लियर है? उसके बाद देखो आई, देखो हमारे यहाँ पर क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हमें चाहिए, और एन क्या है हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ पेमेंट्स, कितने हमें टोटल जो है पेमेंट्स यहाँ पर रिसीव होंगे पूरे इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद एम देखो वो वैल्यू जो कि हमें मेच्योरिटी के वक्त यहाँ पर मिलेगी। क्लियर है? अब वैल्यूज आपको पता लग गई है,
तो फटाफट से हम यहाँ पर इसमें वैल्यू जो है पुट कर लेते हैं। तो सी की वैल्यू, सबसे पहले हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर 10,000 रुपये की, और इसके ऊपर हमें 12% का जो है कूपन इंटरेस्ट मिलता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो कूपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 1200, कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 1200। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की हमारी यहाँ पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमारी 10% है। तो यहाँ पर 10% को मैं यहाँ पर सिंपली जो है नंबर्स में ले आता हूँ, अमाउंट में ले आता हूँ। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.10, तो यहाँ पर मैं 0.10 लिख दूँगा। पावर n हमारी यहाँ पर कितनी है, 3 सालों के लिए यहाँ पर जो है हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो नंबर ऑफ पेमेंट हमें यहाँ पर कितनी रिसीव होगी, 3 रिसीव होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा, इसे हमें डिवाइड कर देना है 0.10 के साथ, प्लस मैच्योरिटी पे हमें जो वैल्यू मिलनी है वो 10,000 की मिलनी है, उसको डिवाइड कर देना है हमें यहाँ पर 1 प्लस 0.10 की पावर 3 के साथ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1200, उसके बाद 1 माइनस इसकी वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर कितना है 1.1 की पावर हमारी यहाँ पर 3, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.1 की पावर यहाँ पर हमारी 3, ठीक है। तो कैलकुलेट मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर पिछले लेक्चर में करना सिखा दिया था, तो आई होप आपको वो आता होगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 1.331। उसके बाद देखो इसको हमें 1 के साथ जो है डिवाइड करना है, तो इसको मैं 1 के साथ भी यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। तो जब हम इसको यहाँ पर 1 के साथ डिवाइड कर लेते हैं तो 1.331 ये हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 0.751, ठीक है। उसके बाद हमें इसको 1 से माइनस भी करना है, ठीक है, 1 के साथ इसे माइनस भी करना है। तो यहाँ पर मैं इसको 1 के साथ जो है माइनस भी कर देता हूँ। तो 0.751 हम माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारी कितनी आ रही है 0.249। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली, यहाँ पर मैंने 0.249 वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली। इसको डिवाइड करना है 0.10 के साथ, प्लस करना है यहाँ पर हमारा 10,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी 1.331, तो वो हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सिंपल यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो 1200 इंटू हमारा 0.249 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2988, कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 2988, प्लस अब इसको हमें इसके साथ डिवाइड करना है 10,000 डिवाइडेड बाय 1.331, तो ये हमारा यहाँ पर 10,000 डिवाइडेड बाय 1.331, तो ये हमारा यहाँ पर कितना रहा 7513। और जब हम इसको आपस में प्लस कर देते हैं तो ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हमारे यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है 10501। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि जो 10,000 का बॉन्ड है ना उसके आज के टाइम में जो हमारी यहाँ पर वैल्यू है वो कितनी हमारी यहाँ पर 10501। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि 501 रुपये वर्थ यहाँ पर जो है ज़्यादा है। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो नेक्स्ट ये था हमारा फर्स्ट मेथड, ये क्या था हमारा फर्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड हमारा यहाँ पर सेकंड मेथड देखो, इसका हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट जो हमें यहाँ पर मिलता है इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारा m उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। अब ये होते क्या है, तो यहाँ पर एक टेबल की हेल्प से यहाँ पर समझाऊंगा। तो इस मेथड के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर जो भी हमें पेमेंट्स रिसीव होनी होती है, ठीक है, जितने भी सालों में, उसके हमें प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले जो भी हमें पेमेंट्स रिसीव होनी है उसे हमें यहाँ पर लिख लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो पहले साल हमें 12 साल मिलेगा, उसके बाद दूसरे साल हमें 1200 मिलेगा, उसके बाद देखो तीसरे साल में 1200 प्लस हमारा 10,000 रुपये यहाँ पर जो है मिलेगा, ठीक है। उसको करने के बाद हमें यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है, तो सिंपली देखो एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको अगर हम फ्यूचर में हमें कोई अमाउंट मिलनी होती है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल की 1200 है, ठीक है, इसका मैंने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है कैलकुलेट किया हुआ है 1 साल का, ठीक है। इसको हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो है हमारा 1200 का 1090 प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है कि 1 साल पहले जो हमारा करंट वैल्यू है, जो हमें 1 साल के बाद 1200 मिलना है, उसके आज के टाइम में कितनी वैल्यू जो है होती है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला देखो क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। तो यहाँ पर आई क्या है हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न है, और n हमारा यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने बाद हमें पैसा जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बना वो देखो क्या है 1 डिवाइडेड 1 प्लस 0.10 की पावर 1, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पर हम कैसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सिंगल कैलकुलेशन करें। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे आप यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो।
तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है, ऐसे आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। तो यहाँ पर पहले साल का जो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है वो निकल के आ जाएगा। ऐसे फिर से इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है तो दूसरे साल का आ जाएगा, ऐसे तीसरे साल का यहाँ पर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर लिया 075। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, हमें इसका टोटल करना है, इसका हमें यहाँ पर टोटल करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो ग्रैंड टोटल का हमारा यहाँ पर बटन होता है कैलकुलेटर पे, वो हमें यहाँ पर प्लस कर देना है। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 2.486। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टोटल यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टोटल होता है, इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो एनुअल इंटरेस्ट, अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो एनुअल इंटरेस्ट हमें यहाँ पर कितना मिला है 1200 का, ठीक है। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। तो वो हमारे यहाँ पर कितना है 2.486, क्या है 2.486, ठीक है। अब देखो यहाँ पर YTM क्या है, YTM बेसिकली ये बताता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है वो कितने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, यहाँ पर हमारा कितना 10% है, और N हमारा यहाँ पर क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के बाद। तो ये हमारा कितना है यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद देखो क्या है, हमारा यहाँ पर M है, M की वैल्यू कितनी है, मेच्योरिटी 10,000 पे है, ठीक है। उसके बाद इसे हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो थर्ड ईयर का हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितना है 0751। तो यहाँ पर मैं 0751 जो है वो कर दूंगा। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ, इसको मैं अगर यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो 1200 इंटू हमारा यहाँ पर 2.486, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी 2983 प्लस यहाँ पर 10,000 इंटू 0.751, तो ये हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 7510, और जब इसको हम प्लस कर रहे हैं तो 2983, तो ये हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है 10493। तो ये हमारे यहाँ पर सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो निकल के आ गई। तो आंसर कितना 10493। तो इस आंसर को जरूर यहाँ पर नोट कर लीजिए ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आप आसानी से उसको वेरीफाई जो है वो यहाँ पर कर सको। क्लियर है। अब क्या एग्जाम में आपको ऐसा टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ ये समझाने के पर्पज से मैंने यहाँ पर टेबल बनाया था। आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, तो टेबल बनाने के बजाय आपको एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर पता ही है, टेबल को आप इग्नोर कर दो, हम बिना टेबल के इसको सॉल्व करते हैं। 1200 हमारे पास ऑलरेडी है, हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है कैलकुलेट करना है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली हमें फॉर्मूला पता है 1 डिवाइडेड बाय 1.0, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन पहले साल का आ गया, दूसरे साल का आ गया, तीसरे साल का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो तीसरे साल का हमारा यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी 0.7513, ये हमने यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर ली। तीसरे साल का जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमें यहाँ पर चाहिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्रैंड टोटल का बटन प्रेस करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2.486। तो आप आसानी से 2 मिनटों के अंदर यहाँ पर जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी वैल्यूज, और आप सिंपली आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है वो करना है। तो टेबल सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पर जो है बनाया था। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, क्वेश्चन 11, ABC कॉर्पोरेशन इशूड अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10,000. A coupon rate is 8% per annum and the maturity period is 5 years. The required rate of return for similar bond in the market is 10% per annum. Calculate the fair value of the bond. हमें यहाँ पर बॉन्ड की फेयर वैल्यू को कैलकुलेट जो है वो यहाँ पर करना है। तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पर देखो क्या है, C इंटू 1 माइनस 1 प्लस एन आई की पावर n डिवाइडेड बाय आई प्लस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें यहाँ पर पता है। तो C की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितने है, सबसे पहले देखो जो बॉन्ड की फेयर वैल्यू है, फेस वैल्यू वो कितने 10,000, इसके ऊपर हमें 8% मिलता है। तो ये हमारा कितना होगा, सीधा सीधा 800 रुपये हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटू करना है हमें यहाँ पर किसके साथ, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 1 प्लस हमारा आई कितना है 0.10 की पावर n कितने हमारे यहाँ पर 5 है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है हमें 0.10 के साथ, और यहाँ पर प्लस करना है मेच्योरिटी पे हमें वैल्यू मिलने वाले 10,000 रुपये, और इसको हमें 1 प्लस 0.10 की पावर 5 के साथ डिवाइड जो है वो करना है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.10 की पावर 5, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.10 इंटू 2345, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है 1.601, ठीक है। अब ये हमारा निकल के आया। अब इसको हमें 1 के साथ डिवाइड भी करना है। तो 1 के साथ इसको हम यहाँ पर डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है 0.621, ठीक है। उसके बाद हमें इसको 1 के साथ माइनस भी करना है। तो 1 के साथ इसे माइनस भी कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना निकल के रहा है 0.379, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो मैं पुट कर देता हूँ, तो 800 इंटू हमारी 0.379 डिवाइडेड बाय 0.10 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय हमारी इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 1.610, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 800 इंटू हमारा 0.379
डिवाइडेड बाय 0.10। तो ये हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 3032 प्लस करना है हमें यहाँ पर 10,000 डिवाइडेड बाय 1.610। तो ये हमारे यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है 6211। कितना आ रहा है 6211। अब इसे हमें यहाँ प्लस कर देना है 3032 के साथ। तो ये हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है 9243 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये हमारी यहाँ पर क्या है फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉन्ड whose par value is 1 lakh rupees bear a coupon rate of 10% per annum payable semi-annually and has a maturity period of 4 years. The required rate of return on the bond is 8%. What is the value of this bond? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो चीज़ नोट करनी है वो क्या फेस वैल्यू हमें गिवन है, कूपन रेट गिवन है, एनुअली 10% हमें यहाँ पर मिलता है और बोला गया है कि ये जो कूपन रेट है वो हमें महीने में 6 महीनों के बाद यहाँ पर जो है मिलता है, यानी कि सेमी एनुअली मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें दो चीज़ें यहाँ पर जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर देखो इंटरेस्ट रेट जो है सेमी एनुअली पे किया जा रहा है और यहाँ पर जो हमारा एनुअली इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 10% है। तो हमें सेमी एनुअली यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है हमारा, जो हमारा यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट रेट है उसे हमें डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो यहाँ पर जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो कितना हमारा 10% है, उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। सॉरी पहले हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए था, तो ये हमारा कितना है 8% है। ठीक है, इसको हमें 2 के साथ डिवाइड करना है, तो ये हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमें नंबर ऑफ पेमेंट्स कैलकुलेट करनी है कि नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारी यहाँ पर कितनी रहने वाली, यानी कि हमें कितनी पैसा यहाँ पर जो है रिसीव होगा कितनी बार। तो यहाँ पर देखो पूरा जो हमारा यहाँ पर जो पीरियड है वो कितना है 4 साल है और 4 साल में हमें हर 6 महीने में जो है पैसा रिसीव होता है, यानी कि 1 साल में 2 बार। तो 4 × 2, तो यो हमारा जो नंबर ऑफ पेमेंट्स है यानी कि 8 बार हमें यहाँ पर पेमेंट जो है रिसीव होगी। तो एन की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पर 1। तो 2 चीज़ें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो फेस वैल्यू हमारी कितनी है 1 लाख रुपए की है, उसके ऊपर पर एनम हमें 10% का मिलता है, यानी कि 1 साल का जो कूपन इंटरेस्ट है वो कितना हमारा 10,000 रुपये है। उसके बाद देखो हमें यहाँ पर सेमी एनुअली कैलकुलेट करना है, तो इसे 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 5,000 रुपये, यानी कि सेमी एनुअली जो कूपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पर मिलता है वो हमारे यहाँ पर कितना है 5,000 रुपीज़। ठीक है, कितना है 5,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट हमें 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई कितना है हमारा यहाँ पर 4% था। कितना था 4% था, 8% को 2 से डिवाइड कर दिया था, तो ये हमारा कितना है 0.04 की पावर। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी थी हमारी 8 डिवाइडेड बाय 0.04 प्लस हमारा यहाँ पर एम हमारा यहाँ पर कितना है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये हमें यहाँ पर जो है मिलने वाला है, उसे डिवाइड करना है किसके साथ 1 + 0.04 की पावर 8। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या बनना है 1.04 की पावर 8। तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आएगा। ये हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है 1.368। कितना आ रहा है 1.368। उसको अब 1 के साथ हमें यहाँ पर डिवाइड भी करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.368, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.730। उसके बाद अब हमें इसे 1 के साथ माइनस भी करना है, तो 1 के साथ इसे माइनस भी कर लेते हैं, तो 0.730 को हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आएगा 0.2720। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 5,000 इंटू हमारा यहाँ पर 0.270 डिवाइडेड बाय 0.04 प्लस हमारा 1 लाख पे हमें मेच्योरिटी पे मिलने वाला है। डिवाइड करना है हमें यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी 1.368। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 5,000 इंटू हमारा 0.270 डिवाइडेड बाय हमारा 0.04, ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 33,750। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा 10,000 को हमें डिवाइड करना है। 10,000 1 लाख है हमारा यहाँ पर, 1 लाख डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर 1.368, तो ये हमारा कितना आंसर आ रहा है 73099। ठीक है, अब इसको जब हम प्लस कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर आ रहा है 750। तो आंसर हमारा कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर 1 लाख। ठीक है, 1,06,849। ठीक है, ये हमारे जो निकल के आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर कोई बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की जा रही है जिसमें आपको सेमी एनुअली जो है इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह यहाँ पर रिसीव हो रही है, तो उस केस में आप इस तरीके से जो है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो।
अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, XYZ कॉर्पोरेशन इशूड अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज, ए कूपन रेट इज 6% पर एनम, ठीक है, जो कि यहाँ पर सेमी एनुअली पे किया जा रहा है, एंड मेच्योरिटी पीरियड इज 5 ईयर्स, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर बॉन्ड इन अ मार्केट इज 8% पर एनम, और जो सेमी एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है, तो हमें यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो है कैलकुलेट करने है। तो प्रोसेस हमारा सेम रहने वाला है। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है सेमी एनुअली हमें यहाँ पर जो है कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 8%, इसे हमें 2 के साथ डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा कितना जाएगा 4%, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ पेमेंट्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ पेमेंट जो हमें यहाँ पर रिसीव हो रही है, तो साल कितने हैं, 5 साल इंटू साल में 2 बारी, तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर कूपन पेमेंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 10,000 इंटू हमारा यहाँ पर 6% पर एनम, यानी कि 600 रुपये हमें एक साल में मिल रहा है, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो सेमी एनुअली हमें कितना मिल रहा है 300। तो कूपन इंटरेस्ट हमने 300 जो है वो कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो कूपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर है 300, ठीक है। एक थोड़ी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर 4% हमारा क्या है, यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, नंबर ऑफ पेमेंट 10 है, और जो कूपन पेमेंट है वो हमारी 300 है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 300 इंटू हमारा 1 माइनस 1 डिवाइडेड 1 प्लस आई कितना है 0.05 की पावर n कितनी हमारी यहाँ पर 10, प्लस इसको आई के साथ डिवाइड भी करना है 0.04। यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है मेच्योरिटी पीरियड वो कितना है हमारा, यहाँ पर मेच्योरिटी पे 10,000 रुपये वैल्यू मिलेगी, 1 प्लस 0.04 की पावर 10। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना था 1.4 की पावर 1.4 की पावर हमारी यहाँ पर 10, तो ये हम यहाँ 04 है 1.04 की पावर 10, 1.04 की पावर 10, तो ये हमारा आ रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 1.480, ठीक है। उसके बाद हमें इसको 1 के साथ डिवाइड भी करना है। तो 1 के साथ हम इसको डिवाइड कर रहे थे, तो 1.480 डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.765। अब इसको हमें 1 के साथ माइनस भी करना है। तो 1 के साथ हमें इसे माइनस कर देना था, 0.675 को माइनस कर दिया, तो ये हमारा कितना आ रहा है 0.325। तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो 300 इंटू हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 0.325 डिवाइड करना है 0.04 के साथ, प्लस हमें यहाँ पर 10,000 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है 1.480, ठीक है। तो अब इसको हम जब सॉल्व करें तो 300 इंटू हमारा 0.325 डिवाइडेड बाय 0.04, ये हमारा कितना है 2437, प्लस हमारा यहाँ पर 10,000 डिवाइडेड बाय 1.480, ये हमारा कितना आंसर आ रहा है 6756, ठीक है। जब हम इसको आपस में प्लस कर रहे हैं तो 24437, ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 9193 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा ये हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप जो है सेमी एनुअली बॉन्ड की वैल्यू जो है वो आसानी से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने जो है बॉन्ड का मीनिंग, उसकी टाइप्स, उसके साथ जो टर्म्स रिलेटेड थी उसके बारे में, और हमने बॉन्ड की वैल्यूएशन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर देख लिए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो यहाँ तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर हम आपके डाउट को जो है क्लियर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।